हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 61 है। इससे पहले हम 60 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए और यूपी एचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस या किसी और एग्ज़ाम में जहाँ पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्वेश्चन शुरू करें, हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी ऑफलाइन आपको मिल सकती है क्लासेस। ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पे कर लें, वेबसाइट से जाके जुड़ सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब पे है हमारी फ्री वीडियोस हैं टेस्ट सीरीज़ की, इसको भी अगर आप सीरियसली लगाते हैं और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं जो बताई जा रही हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल है। तो इसके अलावा आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है। तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, JNU, DU, जामिया और BHU, IIT, वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं रिसर्च में जाने में, या अगर आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसको हेल्प कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज़ रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा पुराना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा सा अलग है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया है कि भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माने जाते हैं, तो किसने बनाया, फ्रेमवर्क किसने बनाया, बेसिक आइडिया किसने दिया, वो सब चीज़ें हैं। ऑल्दो सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान है कि अगर आइडियोलॉजिकली या देखा जाए तो महात्मा गांधी डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं तो इनडायरेक्टली उसमें से बहुत सी चीज़ें इनके आइडिया पे भी हैं। BN राव जो हैं सलाहकार थे, एडवाइज़र थे। राजेंद्र प्रसाद तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट ही थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे वो डॉक्टर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ही जो है बेसिक आर्किटेक्ट मानी जाएगी और उसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे और सबसे बड़ा रोल इनका रहा और बहुत ज़्यादा लॉ के बारे में इन्होंने पढ़ा था। इनकी जो एक्सपर्टाइज थी लॉ में भी थी, इकोनॉमिक्स में थी और सोशल साइंस टोटल में देखी जाए तो बेसिक आर्किटेक्ट इसीलिए इनको माना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो 42 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी आया था कि कब पहली मीटिंग हुई। अब ये पूछा जा रहा है कि कब फोर्स। भी को मालूम है कि जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसके बाद जो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और उसी समय में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये सबको मालूम, बचपन से हमको पढ़ाया जाता है। रिपब्लिक डे के मनाया जाता है इसी दिन। आज इसी दिन से हम रिपब्लिक हो गए, उससे पहले तक जो है हम रिपब्लिक नहीं थे। ठीक है, 42 के बाद 43 देख लेते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है। कैसे करता है? क्वासी फेडरल, अर्धसंघी, फेडरल, संघी, यूनिटरी, एक राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। तो तमाम सारे डिस्कोर्स के बाद तमाम सारी चीज़ों के अगर पॉलिटिकल साइंस में देखें तो भारत को लेके अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग उसको क्वासी फेडरल कहते हैं, कुछ लोग उसको फेडरल कहते हैं, कुछ लोग उसको यूनिटरी कहते हैं क्योंकि ज़्यादा यूनिटरी की तरफ है। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है वो भी अनुच्छेद पहले में ही क्लियर किया है, भारत, इंडिया, दैट इज़ भारत, कि भारत भी जिसको कहेंगे इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ है। ना ही उसको फेडरल बोला गया है हमारे संविधान में, ना ही, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हम नहीं जाते क्योंकि फेडरल होने का मतलब है बहुत सी चीज़ें कि हर राज्य का अपना एक संविधान हो, हर राज्य का अलग झंडा हो सकता है, हर राज्य का सिटीजनशिप हो सकती है, तब हम उसको फेडरल बोलते हैं। तो उसमें भी नहीं आता। यूनिटरी का मतलब ये होता है कि अलग से स्टेट्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो इतने ढेर सारे, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं फिट बैठता। अर्धसंघी बहुत से लोग कहते हैं इसको, लेकिन हम इसको जो हमारा संविधान कहता है वो क्या कहता है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है। ये अलग कैटेगरी ही है कि हम अलग अलग राज्यों से मिल के बने हैं लेकिन केंद्र हमारा ज़्यादा शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं 43 के बाद 44।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान का पार्ट क्या नहीं है, निम्न में से किसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता? प्रस्तावना को, फंडामेंटल राइट को, मूलभूत अधिकार को, प्रेशर ग्रुप को, दबाव गुट को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। प्रस्तावना को भी कई बार अलग अलग केसेस में मान लिया गया है अब कि प्रियम्बल भी एक पार्ट है जो कि जिसको कानून का जब भी फैसला आता है उसमें प्रियम्बल को भी कंसीडर किया जाता है कि प्रियम्बल भी हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, उसको सिर्फ एक प्रस्तावना की तरह नहीं देखा जा सकता। तो मूलभूत अधिकार तो है ही, मूलभूत कर्तव्य भी बाद में डाल दिए गए हैं, जो 11 कर्तव्य डाल दिए गए हैं, पहले 10 थे। स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग बाद में मूलभूत कर्तव्य भी डाले गए। दबाव गुट जो होता है ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये तो प्रेशर ग्रुप अलग से होता है जो चुनाव नहीं लड़ता है लेकिन इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों पे या सरकार पे या संसद पे या कई बार जो दबाव वो कोर्ट्स पे या मीडिया पे भी बनाता है, ये प्रेशर ग्रुप का काम होता है, जो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ता लेकिन दबाव बना के अपने हितों की बात को मनवाने की कोशिश करता है, ये दबाव गुट है। तो ये नहीं है, संविधान का पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 145 पे देख लेते हैं। 145 क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, यही पूछा जा रहा है कि पहले कि अगर इनिशियली कितने थे, अब कितने हैं। अगर अभी तो यही पूछ रहा है अभी कितने, 4 हैं, 6 हैं, 11 हैं, 12 हैं। 4, 6, 11, 12। तो आज के समय में भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 12। जो और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि बहुत सालों तक उसी तरह से रहा, तो हमारे पास 10 शेड्यूल थे, लेकिन अभी क्या है 12 शेड्यूल हैं, तो इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 के बाद 46 पे पहुंच जाते हैं। 46 क्या कह रहा है? हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, उस समय उपराष्ट्रपति जो थे इनमें से कौन था, काफ़ी पुराना है क्योंकि वेंकैया नायडू से भी पहले की बात है, ये डॉक्टर हामिद अंसारी उस समय थे। तो लेकिन आज के समय कौन है ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि अभी जस्ट चेंज हुए, इसलिए पूछा जा सकता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेंकैया नायडू से, इनका नाम है जगदीप धनकर। जगदीप धनकर, तो ये दीप होगा। जगदीप धनकर जो हैं ये पहले क्या थे, अभी कब बने? 11 अगस्त 2022 को बन गए, डेट भी पूछी जा सकती है। इससे पहले ये क्या थे? ये गवर्नर थे कहाँ के? वेस्ट बंगाल के, और इनकी काफ़ी लड़ाई होती रहती थी ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं उनसे, और कई बार ये न्यूज़ में रहते थे, और अभी उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 46 के बाद 47 देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंजॉय बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया आर। भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कितने फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट इनिशियली जो संविधान में मिले थे वो कितने थे? हमें 7 थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वो जो है वो 6 ही बचे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया गया है, उसको लीगल अधिकार बना दिया गया है, फंडामेंटल अधिकार से हटा के जो मूलभूत अधिकार नहीं रह गया राइट टू प्रॉपर्टी, तो अब हमारे पास 6 ही जो बन गए हैं, बचे हैं फंडामेंटल राइट। तो आगे बढ़ते हैं, 47 के बाद 48। द ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हर वर्ष मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और मानव अधिकार होता क्या है? तो मानव अधिकार जो है यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली में 1948 में कुछ अधिकार डाले जो कि उसको मानव अधिकार बोला है, जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी संविधान भी नहीं ले सकता। अगर कोई संविधान भी उस अधिकारों को छीन रहा है तो वो अधिकार नहीं दूसरा यूनाइटेड नेशन या दूसरे देश उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। जैसे जीवन का अधिकार,
मानव अधिकार है, साफ़ पानी का अधिकार मानव अधिकार है, या साफ़ हवा का अधिकार मानव अधिकार है, बेसिक डिग्निटी या डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव उसके खिलाफ, या जो हैंडीकैप्ड हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले उनके लिए, या महिलाएं जो हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले, या जो पिछड़े हैं दलित या आदिवासी उनको बराबरी, ये सब मानव अधिकार में हैं। यहाँ जो अगर वॉर में कोई देश है तो वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान प्रदान करना, रिफ्यूजी स्टेटस देना, या किसी देश के अंदर जो पॉलिटिकल किलिंग हो रही हो या पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कोई के नाम पे कोई किलिंग हो रही हो, तो वहाँ पे भी लोगों का जीने का मानव अधिकार होता है और दूसरे देश उसको शरण देते हैं। इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को मानव अधिकार में डाला गया। लेकिन ये कब मनाया जाता है, असली क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो कि कब एक्सेप्ट किया कि मानव अधिकार होने चाहिए। ये हुआ 1948 में, यूनाइटेड नेशन ने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। लेकिन किस दिन इसको एक्सेप्ट किया था? 10 दिसंबर को कहा था, 10 दिसंबर 1948 को ये एक्सेप्ट किया गया था। उसी के बाद जो है लगातार हर साल 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 150 पे पहुंच जाते हैं। 150 क्या कह रहा है? विच राइट्स आर रिगार्डेड एट सेकेंड जनरेशन राइट। कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है? तो पहली पीढ़ी का अधिकार अभी हमने कहा जो मानव अधिकार टाइप की चीज़ें हैं कि वो मानव अधिकार हैं, वो पहली पीढ़ी मतलब सभी को मिलनी ही चाहिए, उसको ज़रूरी है। मतलब इमीडिएटली कोई भी राष्ट्र ये नहीं कह सकता कि अभी हम इस कंडीशन में नहीं है इसलिए उसको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी के हैं वो कुछ दिनों तक बाद में, लेकिन राज्य का काम यही है कि वो दूसरी पीढ़ी के अधिकार भी लोगों को प्रोवाइड करे। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स तुरंत देना है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी तुरंत देना पड़ेगा। अगर आप वोटिंग राइट या बेसिक सिटीजनशिप का राइट नहीं देंगे तो फिर उसके रहने का कोई मतलब नहीं उस राष्ट्र में। फंडामेंटल राइट्स भी आपको इमीडिएटली देने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट पे आप थोड़ा लगाम लगा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो जैसे इक्वालिटी के बारे में लिखा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन धीरे धीरे इसको दी जाती है कि जो बहुत गरीब हैं उनको कुछ हेल्प की जाए। आज के समय जो भी स्कीम है वो उनको हेल्प करके बराबरी में लाने की कोशिश होती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता रहता है तो वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात होने लगती है, या सोशल इक्वलिटी की, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसे महिलाओं का जो अगर आप देखेंगे कि प्रतिशत अगर किसी भी चीज़ में, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, मीडिया हो, लेखन में हो, स्पोर्ट्स में हो, या तो उसमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है वो कम है। तो सोशल इक्वलिटी लाने का मतलब है कि उनका भी प्रतिनिधित्व बराबर बने। इसी तरह से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, अगर हम दलितों को देखें या आदिवासियों को देखें, उनका भी इन्हीं फील्ड में जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बराबरी पे लाना उनको काम है कि वो भी स्पोर्ट्स में जाएं, वो भी कहते हैं लिटरेचर में जाए, वो भी फिल्मों में जाएं, वो भी कहते हैं दूसरे बिजनेस में जाएं, बड़े बिजनेसमैन वो भी बने, उनमें से भी कोई बने। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन का काम है। कोई जरूरी नहीं कि पहली जनरेशन में कोई भी कंट्री वो दे पाए। जब हम आज़ाद होते हैं या हम जब इस्टेब्लिश करते हैं अपने सांस्कृतिक भी यही है कि सभी संस्कृतियों को बराबर योगदान मिले। तो कई बार ये मान लिया जाता है कि जो जिस कंट्री में जो कल्चर ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं उस कंट्री का उसको वही कल्चर मान लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या माना जाता है कि जो माइनॉरिटी है उसका कल्चर भी उसी कंट्री का कल्चर है और ये सारे कल्चर मिला के ही वो कल्चर बनेगा, किसी खास कम्युनिटी का नहीं। जैसे अगर हम यूएस को कहें तो क्रिश्चियन कल्चर नहीं है, यूएस का कल्चर क्रिश्चियन कल्चर नहीं हो सकता, या कनाडा का कल्चर क्रिश्चियन कल्चर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे तमाम सारे चाइनीज़ भी हैं, इंडियन भी हैं। तो सारे लोगों का मिला के कल्चर जो बनेगा, जिसको हम कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म धीरे धीरे जब एडवांस होते हैं, जैसे कनाडा का कोई कल्चर ये नहीं कह सकता कि कनाडा की संस्कृति क्रिश्चियन संस्कृति है या यूएस की संस्कृति क्रिश्चियन संस्कृति है। लेकिन उसी समय में जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान की कल्चर, तो इस्लामिक कल्चर बोल सकते हैं।
या इंडिया का हिंदू कल्चर बोल सकते हैं, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग हैं। तो जब सेकेंड जनरेशन राइट्स हम देने लगेंगे तो वो कल्चर जो होगा सभी का कल्चर मिला के, तब हम हिंदू कल्चर की जगह इंडियन कल्चर बोल पाएंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर में सारे कम्युनिटी के कल्चर मिला के होगा। जैसे कनेडियन कल्चर बोल सकते हैं, जर्मन कल्चर बोल सकते हैं, या स्विट्ज़रलैंड का अलग कल्चर हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं 50 के बाद 51 पे। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज हेल्ड एट। अभी हमने ह्यूमन राइट की बात की और ह्यूमन राइट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई ह्यूमन राइट पे यूनाइटेड नेशन में, कहाँ पे? सेनेगल में, न्यू दिल्ली में, वियना में, कोस्टा रिका में। तो सही आंसर क्या है इसका? वियना में। कब हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट? ये भी क्वेश्चन अगले, अभी तक तो ये पूछा कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी 14 से 25 जून 1993। 14 से 25 जून 1993 में वियना में हुई थी। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया है, जर्मनी के बगल में, इसीलिए ऑस्ट्रिया के अंदर जो लोग होते हैं यूजुअली जर्मन बोलते हैं। तो कभी आप जाएं तो वहाँ पे जर्मन जरूर ध्यान रखें। 51 के बाद 52 पहुँच जाएं। चलिए, हॉटलाइन फैसिलिटीज़ फॉर विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल फॉर, कि मानव अधिकार के उत्पीड़न के लिए हॉटलाइन व्यवस्था इस प्रकार उपलब्ध है। कितने घंटे के लिए? 20 घंटे, 24 घंटे? ये तो बहुत फ़नी क्वेश्चन, फ़नी क्या मतलब छोटा क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 घंटे रहेगी, 4 घंटे नहीं रहेगी, 18 घंटे, 6 घंटे नहीं, 22 घंटे, 2 घंटे ऑफ रखेंगे? ऐसा नहीं होगा। हॉटलाइन का मतलब ये होता है कि आप 24 घंटे वो कनेक्टेड रहेगी, तो 24 घंटे हो गए, ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसका लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको याद रखना कोई अलग से चीज़ नहीं है। 53 ये क्वेश्चन अच्छा, जेनोसाइड जाति संहार किसे कहते हैं? सामूहिक हत्या को, आत्महत्या को, बच्चों की हत्या को, स्त्रियों की हत्या को? तो जेनोसाइड जो होता है इसको हम मास किलिंग भी कहते हैं, कि एक साथ कई लोगों की हत्याएं कर दी जाएं तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। जो और इसी को अगर हम प्लान तरीके से कहें तो प्रोग्राम कहते हैं। तो मास किलिंग सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक हत्या जो है इसको हम जेनोसाइड कहते हैं। कहीं भी किसी भी कम्युनिटी की अगर सामूहिक रूप से हत्या की जाती है तो उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 54 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण नियमक इस वर्ष पारित किया। कौन सा वर्ष? 1934, 1944, 1954, 1964। तो कब किया होगा? एक तो 44-34 में तो हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ सकता है, लेकिन ये होने के चांसेस कम है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उतना कंसर्न क्यों रहेंगे खाद में मिलावट के ऊपर। तो आज़ाद होते ही जल्दी ही हमने किया था। तो कब किया था? 1954 में 29 सितंबर 1954 को हमने ये मिलावटी चीज़ को, कि कोई अगर मिलावट करता है तो उसको सज़ा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। और अगर इसमें देखें तो चाइना के अंदर भी इसी तरह का एक्ट है, लेकिन वो बहुत सख्त है। चाइना में अगर दूध या बच्चों के खाने पीने की चीज़ में अगर कोई मिलावट पाई जाती है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी जा चुका है, कई बार रिपीट भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। जो भी मूवीज़ देखने, मैंने बताया भी होगा, जो भी मूवीज़ देखते हैं वो सब लोग कि इंडियन पीनल कोड IPC की धारा, इंडियन पीनल कोड के तहत 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है, इस तरह का डायलॉग होता है ना। तो ये इंडियन पीनल कोड है, ये तो सबको मालूम है IPC का मतलब। आगे बढ़ते हैं 155 के बाद 56 देख लेते हैं। PIL का मतलब होता है, ये भी हम लोग लगभग जानते हैं सभी लोग। PIL का क्या मतलब होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। सभी को मालूम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है कि जो हित में, जो जनता के हित में अगर कोई चीज़ है
तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं PIL के थ्रू, कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो गलत हो रही हो और सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो हम अगर किसी इंडिविजुअल के हित में ना हो कि जनता के हित में, तो उसमें PIL किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको, अगर उसकी मेरिट होगी, इसको मेरिट कहते हैं, कि अगर वो सही है कि सही में से जनता का, मान लीजिए पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि सरकार को बाध्य करे कि पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ करे। या कोई बीमारी फैल रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो वो जनता से जुड़ी, क्योंकि एक आदमी को नहीं होगा, सिर्फ मुझे होती तो अलग बात है, तो हम PIL नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सभी को फैल रही है और इसमें लार्जर इंटरेस्ट जो है सोसाइटी का है या देश का है या बहुत सारे लोगों का है, तो फिर PIL कर सकते हैं। और इस चीज़ को जज करने के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लोग, जो कोर्ट जज होंगे वो देखेंगे, पहले उसकी मेरिट डिसाइड करते हैं कि ये सही में लेने लायक है, इसमें सही में लोगों का इंटरेस्ट है। अगर नहीं होता तो कई बार फटकार भी लगाते हैं कि ये ज़बरदस्ती आपने PIL कर दिया है, इसका जनता से या किसी खास समुदाय से या किसी बड़े वर्ग से कोई लेना देना नहीं, ये आपका या आपके कुछ छोटे से ग्रुप का इंटरेस्ट की बात है। अब तो यहाँ पे होता है, लेकिन PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे लिखा है पब्लिक के इंटरेस्ट का लिटिगेशन है। आगे बढ़ते हैं 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि पुराना पेपर है तो, लेकिन फिर भी आप इससे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। आज के समय क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, अब क्या पूछेगा, फादर ऑफ पब्लिक खुद ही दे सकता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन का आर्टिकल कौन सा था, तो वो आर्टिकल जिसकी वजह से, क्वेश्चन और बड़ा कर देगा, लंबा घुमा देगा, कि वो आर्टिकल जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सा सब्जेक्ट बन जाता है पॉलिटिकल साइंस से हटकर, तो वो कौन सा आर्टिकल था ये भी पूछ सकते हैं, नाम भी ना दे। तो ये क्या है, अ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो आर्टिकल था, इसी ने धीरे धीरे फिर बोला कि इसने एक नींव रख दी और इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। वुड्रो विल्सन का ही आर्टिकल, तो ये फादर ऑफ, इसलिए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। और बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, प्रेसिडेंट ऑफ USA भी रहते हैं, इंडियन ही। तो वुड्रो विल्सन जो है इनको, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत काम किया हो, लेकिन बेसिक जो काम नींव रखी कि इन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका भी अध्ययन किया जाएगा। अभी तक क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को ही डिसाइड करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा तो पॉलिटिक्स में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से सब्जेक्ट हो, जिससे सरकारें तो बदलती रहें, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। अगर उनके अंदर वो चीज़ें जो क्षमता डेवलप कर दे, वो क्वालिटी डेवलप कर दे, तो सरकार के आने और जाने से भी, मान लीजिए कोई सरकार ना भी हो तो भी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जितनी चीज़ें हैं उतनों को तो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि लॉ तो बना हुआ है ना, पॉलिसीज़ तो बनी हुई है। जब तक अगली गवर्नमेंट आके पॉलिसी वो चेंज नहीं करती तब तक वो पॉलिसी पे काम किया जा सकता है। तो इस तरह की जो आइडिया थे, या दूसरे जो मान लीजिए रिक्रूटमेंट चल रहा है या कोई और चीज़ें चल रही, वो चलती रहें और सुचारू रूप से पब्लिक को कोई बाधा ना पहुँचे, सरकारें बदलें या ना बदलें, या कभी कोई सरकार ना भी रहे तो भी। तो इस तरह की चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलप से ही पॉसिबल हो पाई, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो वुड्रो विल्सन का है। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्वाइंड द टर्म पोस्ट कॉर्प। तो ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्प के बारे में, लेकिन हर साल अगर आप देखेंगे, हम लोग अगर 4-5 जो अभी तक हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उनमें से अगर देखेंगे तो 2-3 बार ये पूछा जा सका है पोस्ट कॉर्प के बारे में अलग अलग तरीके से। कभी ये पूछ लिया कि जो CEO है, एक सेकंड, तो जो CEO है इसका मतलब क्या है इस पोस्ट कॉर्प में। तो पोस्ट कॉर्प पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। पोस्ट कॉर्प, तो पोस्ट में P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग,
एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, और सी ओ से, देखिए यहाँ पे सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, और आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। तो ये सारे जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टर हैं पोस्ट कॉर्प में। ये भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, कितने फैक्टर हैं पोस्ट कॉर्प में, तो ये फैक्टर कई बार लोग गिन लेते हैं और ये 8 लिख देते हैं, तो वो नहीं है 8, क्योंकि CO एक चीज़ है, बाकी सारे अलग अलग एक्रोनिम। तो 7 फैक्टर हैं। अब ये दिया किसने, J.D. मिलेट ने, फिफ्नर ने, लूथर गुलिक ने, L.D. वाइट ने। J.D. मिलेट, फिफ्नर, लूथर गुलिक। तो गुलिक इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम है, इनके साथ उर्विक भी कह सकते हैं, गुलिका ने उर्विक भी कई बार दिया होता है, लेकिन लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प का फॉर्मूला दिया। और किससे इंस्पायर होके, हेनरी फ्योल के 14 पॉइंट प्रिंसिपल से प्रभावित होके पोस्ट कॉर्प दिया। आगे बढ़ते हैं, 59 देख लेते हैं। तो 59 भी उसी से रिलेटेड, अगर हम उसमें जो अर्थशास्त्र है, इससे पहले अगर पोस्ट कॉर्प की बात कर लें तो पोस्ट कॉर्प जो था एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है कि जहाँ पे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा भी चल रहा हो, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो वो सक्सेसफुल रहेगा। और एक हद तक जो यूरोपियन आइडिया था वो वहाँ पे जब इम्प्लीमेंट किया गया तो सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन धीरे धीरे ये सक्सेसफुल जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसको फिर ह्यूमन अप्रोच अप्लाई करना पड़ा। तो वो तो पिछले वाले क्वेश्चन का हो गया पोस्ट कॉर्प। अब हम इसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख के फिर लास्ट क्वेश्चन पे ख़त्म करते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें नाम भी ऐसे दिए हैं कि अपने आप ही आप समझ जाएं। क्या अर्थशास्त्र के लिए अरिस्टोटल नहीं हो सकता, अर्थशास्त्र कैसे लिखेंगे, प्लेटो भी नहीं लिखेंगे, TH ग्रीन में लिखेंगे, तो कौटिल्य ही एक इंडियन नाम है। यहाँ पे अगर वो कुछ और लिख देते तो फिर समझ में आता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त या चाणक्य, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड बुक है, कि क्या चीज़ इसके बारे में है, किस बारे में है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है, या कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक है। अर्थशास्त्र में सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं कि टैक्सेशन कैसा होगा, कितना टैक्स ले सकता है राजा, किस चीज़ पे कितना टैक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन पूरी बुक जो है पॉलिटिक्स पे है कि किस तरह से राजा को वर्क करना चाहिए, किस तरह से सिस्टम होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छी बुक है ये, और फॉरेन पॉलिसी पे इतनी अच्छी बुक है, मानी जाती है कि कई बार अगर मैक्स वेबर जो है वो कहते हैं कि मैकियावेली की जो प्रिंस है, द प्रिंस बहुत फेमस बुक है मैकियावेली की, आप सभी लोग जानते होंगे। और फॉरेन पॉलिसी या स्टेट जो पॉलिसी है, इसके लिए मैकियावेली की प्रिंस माना जाता है कि जितने बड़े थिंकर होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, वो प्रिंस को पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि प्रिंस जो है वो कहीं नहीं टिकती जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके सामने, क्योंकि यहाँ भी कहते हैं, प्रिंस में भी कहते हैं उसमें मोरालिटी डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी अर्थशास्त्र में तमाम सारी चीज़ें राजा को समझाते हैं कि कब अटैक करना है अपने पड़ोसी राज्य से, कब वो जैसे ही कमज़ोर हो उस पर अटैक कर दो, कोई मजबूत हो तो उससे अलायंस बना लो। इस तरह की तमाम सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। इसके अलावा समय समय पे अपने जो जनता है उसमें जासूसी भी कराओ, उसके अलावा भूत प्रेत भी दिखाते रहो लोगों को कि उसमें उलझे रहें, नहीं तो वो सीधे सीधे डिमांड करते रहेंगे कि राज्य से कि कुछ ना कुछ उनको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक है अर्थशास्त्र प्रिंस से भी ज़्यादा, मैक्स वेबर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम जो हमारा काम है कि हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमेशा वो करेंगे जो कि तो स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी वहाँ पाई जाती है, गलत ट्रांसलेशन है, देखिए। द डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर फाउंड इन, स्पष्ट लोकतंत्र कहाँ पाया था, मर्जी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर। तो कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या, पहले तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है, या प्रत्यक्ष, स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब है जहाँ पे जनता डायरेक्टली किसी भी पॉलिसी पे वोट करे। जैसे कई बार हमारे यहाँ मतलब लोग तो रेफरेंडम की बात होती है। अगर आम आदमी पार्टी को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हर चीज़ पे वो कहती है रेफरेंडम करा लीजिए कि जनता जो बोलेगी हम उसको मान लेंगे। या इसी तरह से प्लेबिसाइट कहते हैं, जनमत संग्रह जिसको हम कहते हैं हिंदी में, कि जनमत संग्रह जो होता है वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि जहाँ पे डायरेक्टली जनता से पूछ लेता है। मान लीजिए जैसे अभी किसान बिल आया तो किसान बिल में किसानों ने डायरेक्टली किसानों से नहीं पूछा गया या किसी लोगों से नहीं, पार्लियामेंट ने बना दिया लेकिन किसानों को पसंद नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जनता से पूछ लिया जाता है। तो इंडिया जैसे कंट्री में थोड़ा सा मुश्किल है, बड़े हैं, लेकिन फिर भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इलेक्शन किसी एक खास चीज़ पे वोटिंग या ऑनलाइन या इस तरह से कराई जाती हैं बहुत बार, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन कौन सी कंट्री में यहाँ पूछा कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट है, मतलब प्रैक्टिस हो रही है अभी भी, तो वो कौन सी कंट्री? अमेरिका तो नहीं है क्योंकि हम जानते हैं इनडायरेक्टली वहाँ पे प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। इंग्लैंड में भी नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर चुना गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब वोट करके। फ्रांस में भी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में आपने कम सुना है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। वहाँ पे जो कैंटोन होते हैं वहाँ पे लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, उसमें लोग आ जाते हैं और फाइनली वोटिंग हो जाती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मान लीजिए कोई वहाँ की पॉलिसी है किसी एरिया के, एक तो पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से, और कई बार आप जाके कभी हमारे दोस्त या दूसरे लोग जो भी जाते हैं तो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है कि डायरेक्टली जो पूछ लिया जा रहा है जनता से कि अगर जनता को पसंद है तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं। तो वो कि डायरेक्टली हर चीज़ पे, ज़्यादातर चीज़ों पे पूछ लिया जाता है कि फॉरेन पॉलिसी या इन सब चीज़ों पे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जनता से रिलेटेड, जैसे किसानों से रिलेटेड बिल बनाना है तो किसान से ही पूछा जाएगा या वहाँ की जनता से पूछा जाएगा, या स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ बिल बनाना है कि यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन हो कि ना हो, इस तरह की चीज़ें कुछ करनी है तो वो वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा, फिर वो जो बोलेंगे वो किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और स्विट्ज़रलैंड से ही थे कौन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सबसे बड़े जो प्रोपाउंडर हैं, जो सबसे बड़े एडवोकेट हैं, सबसे बड़ी वकालत जो कहते हैं, रूसो। तो रूसो जो थे वो कहाँ से पैदा होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन चले जाते हैं वो फ्रांस में, पूरी ज़िंदगी फ्रांस में बिताते हैं। हमने आपको बताया भी है फ्रांस की क्रांति जो 1789 में होती है उसके बहुत बड़े कह सकते हैं कि कारक बन जाते हैं। और इनका आइडिया था कि मनुष्य फ्री पैदा हुआ है लेकिन हर तरफ वो जंजीरों में है, चेन में है। और ये कहाँ पे लिखा है, उनकी बुक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके सबसे पहले पार्ट में ही लिखा है, पहला चैप्टर शुरू होने से पहले ही वो लिखा हुआ है। तो ये जो रूसो थे, इन्होंने बोला कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जनता ही चुनाव करे, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है दूसरा, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को हक देते हैं तो वो आपके ही खिलाफ कानून बना देता है कभी कभी। जैसे हम अभी चुन तो लेते हैं गवर्नमेंट, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारी गवर्नमेंट हम अगर चुनते हैं किसी चीज़ के लिए महंगाई ना बढ़े, लेकिन क्या नई सरकार जो भी आती है वो महंगाई खुद बढ़ा देती है। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे होता है कि रेफरेंडम या इस तरह की चीज़ें कि डायरेक्टली जनता ही डिसाइड करती है कि क्या चीज़ होना चाहिए क्या नहीं। और ये आइडिया किसने दिया था? रूसो ने। और इसको नाम क्या किया था? जनरल विल, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा का आइडिया इन्होंने दिया था। तो ये जो आइडिया है यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो हमने बोला है कि क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, तो हमने क्या बोला था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के बारे में पूछा गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसका आइडिया है, तो उसमें हॉब्स, लॉक, रूसो थे। या एक और क्वेश्चन था कि सर्वेंट, जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो किसका सर्वेंट है, वो सोसाइटी की सर्वेंट है। इवन मॉडर्न समय में जो डेमोक्रेसी है उसमें पूछा गया था कि सॉवरेनिटी कहाँ बिलीव रहती है, वो लोगों में रहती है। सॉवरेनिटी में अगर लोग वहाँ नहीं दिए हैं तो पार्लियामेंट में रहेगी, और पार्लियामेंट में नहीं दिया है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें रहती है, क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगी।
इसके अलावा ये पूछा गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो किस चीज़ से डील करती है, वो ओरिजिन ऑफ स्टेट से कि उस राज्य की उत्पत्ति कैसे हो ये बताती है। रूसो का पूछा गया था कहाँ पैदा हुए थे, फ्रांस में पैदा तो नहीं हुए थे, कहाँ पे रहे, कहाँ के थे, फ्रांस के ज़्यादातर टाइम फ्रांस में किया। और मैन इज बॉर्न फ्री वाला जो स्टेटमेंट अभी हमने बताया वो भी उन्हीं का था। इसके अलावा फ्यूडलिज्म कहाँ पे था, तो बोलते हैं होली रोमन एम्पायर में। और ये इसके अलावा जो हमने रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी कि कहाँ का, इंडिया के बारे में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, तो दोनों ही है, रिजिड और फ्लेक्सिबल बोथ है, क्योंकि चेंज अमेंडमेंट करना हर चीज़ में बहुत मुश्किल भी है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन नए लॉ बनाना आसान भी है, सिंपल मेजॉरिटी से नए जो बिल पास किए जा सकते हैं। जैसे हमने बात भी की थी कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी है, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, सिंपली कोई भी लॉ बन सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हमने बताया था कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946 या 1946 में हुई थी। तो इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो कौन पहला प्रेसिडेंट बना था, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और बाद में उनको राजेंद्र प्रसाद बने थे। और तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी तो आर्किटेक्ट आज के था, क्योंकि आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन था, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे हम बात ख़त्म करते हैं, और आपसे अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरह का सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए, व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, फ़ोन कॉल करके भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ मेल कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी आप हमको ये मैसेज कर सकते हैं। और हमने जैसा बताया कि आपको अगर रिसर्च में है या कोई हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो कैपिटल स्टडी सर्कल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।